हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में आज बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र जो है आप लोगों के पास जो है अर्थशास्त्र उसका 5वां चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस 5वां चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। ठीक, और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, चलिए पहला प्रश्न है हम लोगों के पास, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर इनमें से सभी? तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या होता है तो फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, समझ गए? क्या समझे? क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है और विद्युत भी होता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि कौन सी सेवा सरकारी है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा या फिर स्वास्थ्य सेवा? तो चलिए फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सी सेवा सरकारी है। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बैंकिंग सेवा सरकारी सेवा होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। देखिए दोस्तों, अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि हम लोगों को जो एक एक प्रश्न का उत्तर जो देना है वह आपको पठित पाठ के हिसाब से देना है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि हमको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है वह पठित पाठ के हिसाब से देना है। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न के साथ। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोगों के पास कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या फिर रेल सेवा? तो चलिए फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी होती है। तो दोस्तों, वह सेवा का नाम है मॉल सेवा। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट है आपके लिए, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं चौथा नंबर प्रश्न के साथ। क्या है हम लोगों के पास? आइए, चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न यही कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है वित्त, ऊर्जा, संचार या फिर शिक्षा? तो चलिए, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो कमेंट में फटाफट से देने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं होती है, वह शिक्षा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं होती है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पांचवा नंबर प्रश्न के साथ। आइए, पांचवा नंबर प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न कर रहा है कि बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान? तो चलिए, अगर आप लोग जानते हैं कि बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है, तो फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको अभी बता दूं कि हमारे बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश है। याद रखिएगा, हमारा बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, देश नहीं है बल्कि राज्य है। ठीक ना, याद रखिएगा, बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। आइए, 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 8 भागों में? तो चलिए, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वह है 2 भागों में। ठीक दोस्तों, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, समझ गए आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 7 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए। ठीक ना, 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है भोजन, वस्त्र, शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक इनमें से सभी है, लेकिन यह जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए
कह रहा है प्रश्न कि मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक कौन कौन नहीं है, ठीक ना। तो हमको जो यहाँ पे आपको दिया गया है, 3 विकल्प दिया गया है ना, भोजन, तो यह तो प्रमुख घटक है आपका मानव पूंजी निर्माण के लिए, ठीक। वस्त्र भी है, शिक्षा भी है, ठीक ना। समझ गए आप लोग यहाँ तक। लेकिन यह कोई नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक। समझ गए आप लोग यहाँ तक। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 8 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर शिक्षा क्षेत्र। अगर आप लोग जानते हैं कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या होता है, तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग 8 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 9 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए आर्थिक विकास का जो है दूसरा क्षेत्र हम लोग देखें कृषि क्षेत्र। अब आइए फिर वही प्रश्न है कि आर्थिक विकास का अब तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र वह सेवा क्षेत्र होता है, ठीक दोस्तों। कौन सा क्षेत्र होता है? वह सेवा क्षेत्र होता है, ठीक। समझ गए आप लोग 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 10 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन जो है, कौन राज्य बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। अगर आप लोग जानते हैं बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि बीमारू राज्य के अंतर्गत कर्नाटक नहीं आते हैं, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 11 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। कितना प्रतिशत हिस्सा है जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर? 76%, सॉरी 67%, 77% या फिर 68% या फिर 87%। अगर आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या का लगभग कृषि पर कितना हिस्सा होता है, तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या का लगभग कृषि पर जो हिस्सा होता है वह 87% होता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक 11 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, और आप लोग जो है मन लगा के अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए, ठीक ना। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को जो है बाधित नहीं कर सकते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 12 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 12 नंबर का प्रश्न साक्षात आपके सामने प्रस्तुत है और विकल्प के साथ प्रस्तुत है, ठीक दोस्तों। आइए 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को या फिर कृषि क्षेत्र को या फिर उद्योग क्षेत्र को या फिर कोई नहीं। तो चलिए अगर आप जानते हैं कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि जो है आपको उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग 12 नंबर का प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 13 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिक तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? हमारे देश में कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं 13 नंबर प्रश्न का आंसर, तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो है वह कौन सा जो है देश है, तो वह देश का नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। यानी कि हमारे देश का बेंगलुरु शहर जो है वह सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग यहाँ तक। इसका आंसर तो समझ ही गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 14 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था?
प्रश्न क्या है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो चलिए, अगर आप जानते हैं भारत का टेलीविजन केंद्र जो है प्रथम यानी कि पहला कहाँ स्थापित हुआ था, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो है दिल्ली में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? दिल्ली में स्थापित हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 15 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो आप जानते हैं अगर कि किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क यानी कि बिना पैसा के उसको शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है, जो उसका राज्य का दायित्व होता है। तो कितने से लेके कितने वर्ष के बच्चों के लिए है यह? तो चलिए, अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट पे फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हर राज्य का दायित्व होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर का विकल्प, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक, हमको जो है पठित पाठ के हिसाब से आंसर देना है। बार बार यही प्रश्न कर रहा हूं मैं, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं 16 नंबर के प्रश्न को क्या है हम लोगों के पास। चलिए, 16 नंबर का प्रश्न है हम लोगों के पास कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? किसके कारण नहीं हो पाया? बिचौलिया के कारण, या फिर सुविधा के अभाव के कारण, या फिर सरकार के कारण, या फिर इन सभी के कारण से? तो चलिए, अगर आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, वह किसके कारण नहीं हो पाया है दोस्तों? तो वह जो है बिचौलिया के कारण नहीं हो पाया है। ठीक, समझ गए आप लोग 16 नंबर का प्रश्न को? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 17 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय घोषणा सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ कब किया था? सरकार ने जो है मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रारंभ किया था वह कब किया था? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन का जो योजना प्रारंभ किया था वह अगस्त 1995 से प्रारंभ कर दिया था। ठीक दोस्तों, समझ गए? जो कि अभी आपको सरकारी स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें जो है प्रतिदिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है हर एक बच्चे को, ठीक ना? चलिए, उसका जो शुरुआत हुआ था वह 15 अगस्त 1995 से हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? 15 अगस्त नहीं, सॉरी, अगस्त 1995 से सिर्फ, ठीक ना? याद रखिएगा, अगस्त 1995 से हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक, समझ गए यहाँ तक? कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 18 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को जो है यहाँ पर सेवा क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग? कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 19 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यही है हम लोगों के पास कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो दोस्तों, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए जो है सबसे ज्यादा अधिक आवश्यक जो होती है वह जो है मानवीय संसाधनों का आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 20 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए, 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न यही कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न की कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है, कितना है? प्रश्न फिर से हम पढ़ते हैं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न है कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में
संलग्न है। तो दोस्तों 50 या 55% या फिर 60 या 70% या फिर 70 या 75% या फिर 80 या 85%, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। न था मैं आपको बता दूं कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का 65 से 70% जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 20 नंबर का प्रश्न को? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। आइए 21 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ भी। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001 में, 2005 में, 2003 में या फिर 2010 में। तो चलिए अगर आप जानते हैं हमारे भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था कब, तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग फटाफट से कमेंट में। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है यहाँ पे। ठीक ना, चलिए आपको बता दें कि जो है आप हमारे भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ था वह 2001 में शुरू हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 21 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 22 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इन सभी क्षेत्रों में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किसमें होता है तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर का प्रश्न को? ठीक ना, अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 23 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो है किस प्रकार का शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा को जो है, यानी कि कौन सा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है सरकार ने। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को जो है क्या है, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 23 नंबर का प्रश्न को? कौन सा शिक्षा को? तो प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 23 नंबर का प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 24 नंबर के प्रश्न से। क्या है हम लोगों के पास 24 नंबर का प्रश्न? आइए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो चलिए आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा वह सेवा क्षेत्र का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है विगत वर्षों के अंतर्गत। कहां पे? बिहार में। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 25 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? राष्ट्रपति सड़क योजना के अंतर्गत या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या फिर इनमें से सभी योजना के अंतर्गत। तो चलिए आपको बता दें कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण जो होता है वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 25 नंबर के प्रश्न को? ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 26 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आप लोगों के लिए और आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए। चलिए 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है वह सेवा क्षेत्र में रहता है। दोस्तों ठीक, याद रखिएगा कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। ठीक, समझ गए 26 नंबर के प्रश्न को? ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 27 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक,
कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए हम यहाँ पे खाली रखे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 28 नंबर के प्रश्न के साथ। 28 नंबर का प्रश्न है हम लोगों के पास, क्या है भैया 28 नंबर का प्रश्न, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो चलिए फटाफट से बताइए कि सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है वह कहाँ कहाँ होता है। तो आपको बता दें, सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है परिवहन सेवाओं के द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं के द्वारा भी होता है, वाणिज्य सेवाओं के द्वारा भी होता है। यानी कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो विकल्प दिया हुआ है डी नंबर में, इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 28 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 29 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 29 नंबर का प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न क्या है भैया कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या फिर यह सभी। तो चलिए अगर आप जानते हैं कि संचार सेवाओं का जो अंग होता है वह क्या होता है तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। और अन्यथा मैं आपको बता दूं कि जो है संचार सेवा का जो अंग होता है वह समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन भी होता है, टेलीविजन भी होता है। यानी कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, यह सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 29 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 30 नंबर के प्रश्न के साथ, ठीक ना। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो दोस्तों भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या फिर इन दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारत को जो है सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, किसको मिली है, भारत को मिली है। किस क्षेत्र में मिली है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र में मिली है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 30 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 31 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा या फिर इनमें तीनों ही। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि एक अर्थव्यवस्था का जो आधार का निर्माण होता है वह सेवाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों, सेवाओं के द्वारा होता है। ठीक, समझ गए आप लोग 31 नंबर का प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 32 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 32 नंबर का प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न क्या है भैया कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सड़कें, रेलवे या फिर चाहे जहाज रानी या फिर नागर विमान। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो कमेंट में इसका आंसर फटाफट से देने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह रेलवे ही है। एक सेवा ऐसा है रेलवे सेवा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की परिवहन सेवाओं के लिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 32 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 33 नंबर के प्रश्न के साथ। आइए 33 नंबर का प्रश्न है हम लोगों के पास जो कि आज के इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर के प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर उपर्युक्त सभी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मानवीय पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक होता है वह स्वास्थ्य सेवा भी होता है, आवास भी होता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण यह भी होता है। यानी कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा 33 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 33 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 34 नंबर के प्रश्न के साथ और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए 34 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो दोस्तों विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में जो है आपका सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। किस क्षेत्र का दोस्तों, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 34 के 34 प्रश्न को। ठीक, और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप समझ गए हैं यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना।
तो चलिए, आपको जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना। और एक एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है शानदार तरीके से, ठीक। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ को जो है पीडीएफ को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से शानदार तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है आप जारी रखिए, ठीक दोस्तों। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यारा सा राधे राधे।